सामान बनाने और बेचने की सूचना पर मालसलामी थाना क्षेत्र के मारूफगंज मंडी स्थित एक गोदाम में पटना सिटी अनुमंडल प्रशासन की टीम ने छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में तैयार माल, रैपर, पैकिंग मशीन, सीलिंग मशीन सहित अन्य सामान भी बरामद किया गया। यहां पर साइट्रिक एसिड, केवड़ा जल और गंगा जल ब्रांड के उत्पाद तैयार किए जा रहे थे। पुलिस ने इसके साथ ही चौक थाना क्षेत्र स्थित आवासीय परिसर में भी छापेमारी की। इस धंधे में शामिल सभी के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई तेज हो गई है। श्री राम ट्रेडिंग कंपनी के जो प्रोप्राइटर हैं विनय जायसवाल, उनके द्वारा एक ये है साइट्रिक एसिड जोकर ट्रेडमार्क के नाम से बिकता है, तो उसकी डुप्लीकेसी करके बनाई जा रही थी और उसकी बेची जा रही थी, ऐसा कंप्लेंट हम लोग को मिल रहा था। इसी क्रम में हम लोग उनके शॉप, मारूफगंज स्थित शॉप पर, गोडाउन पर और उनके आवास पर छापेमारी किए हैं और तीनों जगह से वो निर्मित जोकर कंपनी का जो साइट्रिक एसिड है वो बरामद हुआ है। इसके अलावा डियर कंपनी का जो केवड़ा जल है और ये गुलाब जल है वो प्राप्त हुआ है और वो भी माय डियर कंपनी के नाम से ही लोग बना करके बेच रहे हैं। और उसके बाद मीठा जल है वो मुगलई का, वो भी इनके दुकान से बरामद हुआ है। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र में नकली नमक बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। गुरु नानक कॉलेज के पास भूदा मुख्य मार्ग पर चल रही इस अवैध फैक्ट्री में कई ब्रांडेड कंपनी के नमक की डुप्लीकेट पैकिंग कर बाजार में सप्लाई की जा रही थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री संचालक शुभम अग्रवाल और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से पुलिस ने डुप्लीकेट पैकिंग सामग्री और नकली नमक को जब्त किया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है कि इस नकली नमक की सप्लाई कहां-कहां की जानी थी और इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर साहब उन लोग का सूचना देकर हम लोग आए हैं लोकल थाना पवड़ी और फोर्स ऑफिसर के साथ धनसार थाना पवड़ी और साथ में अदर्स पुलिस ऑफिसर। तो हम लोग रेड किए हैं यहाँ पर। रेड करके ये देखा कि ये सब 2 नंबरी बना रहा है। क्या नमक? टाटा नमक बना भी रहा है, बेच भी रहा है। पटना सिटी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने 27 अप्रैल को हुए बीड नाला कुमार हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने वारदात में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बीते 27 अप्रैल को लूटपाट का विरोध करने पर हथियारबंद अपराधियों ने रुकसपुर निवासी बीड नाला कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसका पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए एसएचओ दीदारगंज के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। गठित टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में संलिप्त 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों का नाम एक बोनू कुमार है, एक मयंक कुमार है, एक प्रिंस कुमार है। और देखिए सिवान से बड़ी खबर, जहां बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। गांव के लोगों पर गोली मारने का आरोप है। भगवानपुर थाना क्षेत्र के कौड़िया गांव की यह घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर सिवान से, जहां बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। आज रिम्स निदेशक ने अपना इस्तीफा कल दे दिया था। इस संबंध में विभाग की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। रिम्स के सर्जरी विभाग के प्रधानाध्यापक डॉक्टर दीपेंद्र कुमार सिन्हा को तत्काल प्रभाव से रिम्स का कार्यकारी निदेशक सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। वे अगले आदेश तक इस पद पर दायित्व संभालेंगे। शिक्षा का मंदिर, जहां बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, वहां अगर पिस्टल और जिंदा कारतूस पहुंच जाए तो यह सिर्फ एक कॉलेज की नहीं, पूरे सिस्टम की चिंता का विषय है। जमशेदपुर के श्यामा प्रसाद इंटर कॉलेज में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। शिक्षा का मंदिर या खौफ का अड्डा? किताबों की जगह बैग में पिस्तौल क्यों? वायरल वीडियो से खुली बड़ी लापरवाही। आखिर किसके भरोसे बच्चों की सुरक्षा? क्लासरूम में किताबों की जगह पिस्तौल पहुंच जाए, छात्र रील बनाए,
वीडियो वायरल हो जाए और कॉलेज प्रशासन को भनक तक न लगे, तो सवाल सिर्फ कॉलेज का नहीं, पूरा सिस्टम का है। जी हां, जमशेदपुर के श्यामा प्रसाद इंटर कॉलेज से सामने आई ये तस्वीरें हर अभिभावक की चिंता बढ़ाने वाली हैं। यहाँ क्लास 12 का एक छात्र किताब कॉपी की जगह अपने बैग में पिस्तौल और जिंदा कारतूस लेकर कॉलेज पहुँच गया। इतना ही नहीं, क्लासरूम के अंदर ही साथियों ने हथियार के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आते ही पूरे कॉलेज में हड़कंप मच गया। छात्र छात्राओं के बीच डर का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक कुछ दिनों पहले छात्रों के बीच हुए विवाद के बाद अपनी धाक जमाने के लिए 12वीं का एक छात्र हथियार लेकर कॉलेज पहुंचा था। हैरानी की बात यह है कि वीडियो वायरल होने तक कॉलेज प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। और ये बच्चा ने कबूल किया, अभी उसको हम लोग बुलाए थे, हिमांशु नाम का लड़का, और वो कबूल किया है कि उसको किसी ने दिया था, वो बैग में रखा था और उसको उसके साथी लोग देखने के लिए देख रहा था, उसी समय उसको शायद वीडियो बनाया था। आरोपी छात्र का दावा है कि किसी दूसरे ने उसके बैग में पिस्तौल रखने को कहा था और बाद में कॉलेज के बाहर हथियार वापस ले लिया। छात्र ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि मैंने बड़ी गलती की है। भैया है बाहर का, वो दिए थे, बस लेके आए थे कॉलेज, फिर उसके बाद सब दोस्त लोग देखा तो बस वीडियो बना लिया, उसके बाद जाकर जिसका था उसको रिटर्न कर दिया। क्यों लाए, क्यों तुमने लिया? रखने दिया सर। क्यों, क्या बोल के रखने दिया था? वो रखे, कल दे देना मेरे को रिटर्न, वही चीज। स्कूल में ला करके? सर लाए नहीं थे, निकाले क्या भी नहीं, कॉलेज बस बैग में था, वही था। तुमको समझ में आता है कि तुमने क्या किया? सर गलती हुई। वहीं जेएमएम ने इस मामले को लेकर पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। नेताओं का कहना है कि शहर में युवाओं तक हथियार पहुंचना बेहद चिंताजनक है। इसके पीछे के नेटवर्क का खुलासा होना चाहिए। इस विषय को लेकर हम लोग बहुत जल्द एसएसपी सर से भी मिलेंगे, क्योंकि हमारा क्षेत्र परसुडी, करंडी, हररगुट्टू आदि क्षेत्र पड़ता है, तो कहीं न कहीं यहाँ के जो युवा पीढ़ी है कहीं बिगड़ रहा है और आने वाला जो हमारा भविष्य है, युवा वर्ग जो है, कहीं न कहीं इस पे उनका जो भविष्य दिखता है खतरे पे दिखता है। तो हम लोग इस विषय को लेकर जल्द एसएसपी से मिलेंगे और इस पे कार्रवाई करेंगे कि ये सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं बल्कि शिक्षा संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। राहत की बात यह है कि कोई अनहोनी नहीं हुई, लेकिन अगर हथियार चल जाता तो तस्वीर कुछ और हो सकती थी। अब सवाल सिर्फ एक छात्र का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही का है। अब देखना यह है कि जमशेदपुर शहर के युवाओं को आखिर कौन बिगाड़ रहा है, कौन हथियार सप्लाई कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। अब इसके पीछे कौन षड्यंत्र करता है, जिसके खिलाफ पुलिस एक बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिससे कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं पर लगाम लग सके। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और इस बीच बड़ी खबर रांची से है, जहां योगेंद्र साहब पर बड़ा फैसला लिया गया है। कांग्रेस से निष्कासन किया गया रद्द है। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष का ये फैसला है। 3 साल के लिए निष्कासित थे योगेंद्र और इसके बाद सीएम हेमंत के खिलाफ टिप्पणी का उन पर आरोप था। पार्टी विरोधी आचरण का भी आरोप था योगेंद्र साहब पर, लेकिन अब ये बड़ा फैसला ले लिया गया है। कांग्रेस से निष्कासन अब रद्द कर दिया गया है। झारखंड में परिसीमन को लेकर आदिवासी समाज दो धाराओं में बढ़ता नजर आ रहा है। परिसीमन का विरोध करने वाले 2 अगस्त को रांची में महाजुटान का आह्वान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ परिसीमन का समर्थन करने वाले इस महाजुटान को चुनौती दे रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर में जनगणना, एसआईआर, डी लिस्टिंग के साथ साथ परिसीमन को लेकर भी चर्चा तेज है। झारखंड की बात करें तो यहाँ आदिवासी समाज परिसीमन को लेकर 2 धारा में बटा हुआ नजर आया। कुछ दिन पहले पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के नेतृत्व में कई आदिवासी संगठन ने परिसीमन का विरोध करते हुए रांची के मोरहाबादी मैदान में 2 अगस्त को महाजुटान के आयोजन का आह्वान किया। ऐसे में परिसीमन का समर्थन करने वाले कई आदिवासी संगठन भी खुलकर सामने आ गए। जब माननीय हाईकोर्ट ने फटकार लगाया और 3 को डीसी को जब शोकोज किया, तब उस सबका हालत पंचर होने लगा है। तब डीसी को मजबूरन लिखित देना पड़ा और क्षमा मांगना पड़ा माननीय हाईकोर्ट से कि हाँ हुजूर, यहाँ पर घुसपैठिया घुसा हुआ है, यहाँ पर परिसीमन होना चाहिए। तो हम वैसे लोगों को जो आंदोलन कर रहे हैं, हर हाल में मेरा ये है कि एक परिसीमन होना चाहिए। परिसीमन होने से क्या होगा कि नया नया रोजगार का सृजन होगा, नया नया युवक को बहुत सारा काम धंधा में
उसको सबको अवसर मिलेगा। इस परिसीमन में हमको लगता है जो 28 सीट है, 28 सीट से बढ़कर के हम लोग का 36 सीट होगा और लोकसभा में जो 5 सीट है वो 5 सीट से बढ़कर के 7 सीट होगा। ये नेता लोग इस तरह का समाज को दिग्भ्रमित कर रहा है और आदिवासी को डाइवर्ट करने का एक योजना बनाया है। परिसीमन के समर्थक आदिवासी संगठन के निशाने पर झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की हैं। वे इसके लिए मिशनरीज को भी दोषी ठहरा रहे हैं और संथाल में घुसपैठ का मुद्दा भी जोर शोर से उठाते हुए एसटी सुरक्षित सीटों के लिए परिसीमन को जरूरी ठहराते हैं। परिसीमन होना चाहिए और परिसीमन देश का एक न्यायिक प्रक्रिया है और आदिवासी समाज देश के साथ खड़ा है तो परिसीमन में शामिल होगा। अगर जो नहीं होगा तो समझ लीजिए वो देश विरोधी है। सभी लोगों का जनसंख्या बढ़ रहा है, सीटें बढ़ रही है, भाई हमारा सीट कैसे घटेगा? ये कुल मिला करके कहे कि ये लोग हमारे आदिवासी समाज को बरगलाने का ये काम कुछ लोग कर रहे हैं। ये जो 2 अगस्त को महाजुटान कर रहे हैं इसका नेतृत्व हमको लगता है कि पूर्व मंत्री बंधु तिर्कीदा कर रहे हैं। तो बंधु तिर्कीदा एज ए चर्च के एजेंट के रूप में काम करते हैं। चर्च जो कहेगा वही करेगा। आप देखे होंगे 2024 में आदिवासी एकता रैली बुलाए थे डिलिस्टिंग के खिलाफ। क्यों? अरे हम क्लियर कर रहे हैं कि जितना दिन आप राजनीति किए और आदिवासी को ठगने का काम किए वो ठके। अब सोमा कराते ठगना अब तुम्हारा बस की बात नहीं है। इसलिए बता दें कि परिसीमन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए किसी देश या राज्य में लोकसभा या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में जनसंख्या का संतुलन बना रहे ताकि हर मतदाता के वोट का समान महत्व हो। परिसीमन को लेकर झारखंड में आदिवासी समाज और संगठन 2 धड़ों में बटे हुए अपनी अपनी राय है, लेकिन जो लोग परिसीमन को बता रहे हैं कि आज परिसीमन देश की जरूरत है, समाज की जरूरत है, विकास की जरूरत है, वैसे तमाम लोग परिसीमन का समर्थन कर रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। राज्यसभा के लिए निर्वाचित झारखंड के दोनों सांसद परिमल नाथवानी और बैजनाथ राम ने संसद भवन में शपथ ग्रहण की। शपथ लेने के साथ ही दोनों नेताओं की संसदीय पारी औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। अब राज्यसभा में झारखंड से जुड़े मुद्दों और जनहित के सवालों को उठाने की जिम्मेदारी इन दोनों सांसदों के कंधों पर होगी। परिमल नाथवानी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आज का दिन मेरे लिए अत्यंत विनम्रता और गौरव का क्षण है। इस सम्मान और विश्वास के लिए मैं एनडीए नेतृत्व और झारखंड की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। राम मंदिर में कथित दान चोरी केस में एफआईआर के बाद एक्शन तेज हो गया है। सभी 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में चिन्नू यादव, लवकुश अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, करुणेश पांडे, सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर मिश्रा गिरफ्तार किए गए हैं। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में सिफारिश के बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट की शिकायत पर श्री कृष्ण मोहन ने एफआईआर दर्ज कराई है। चोरी और धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज किया गया है और साथ ही सीसीटीवी में दिखने वाले संदिग्धों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है। एफआईआर में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा भी लगाई गई है। इस धारा के तहत सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर ही कार्रवाई होती है। तो देखिए, राम जन्मभूमि ट्रस्ट की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में 8 एफआईआर हुई है। तो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद अयोध्या में संतों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। प्राथमिकी दर्ज हुई और जो एसआईटी का रिपोर्ट गया है, हमको लगता है उसी के आधार पर ये लोग दोषी सिद्ध हुए हैं और इसीलिए इनके ऊपर इस तरह का मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज करके एसआईटी का जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करते हुए इन लोगों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में दूसरा कोई भगवान के और सनातनियों के आस्था के साथ इस तरह से खिलवाड़ न कर सके। जिन लोगों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जो लोग इसमें अभी तक अपराधी घोषित हुए हैं, वो सारे के सारे सपाई हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं। और तभी हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इतना बड़ा श्री राम मंदिर में कांड हो गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। और सबसे पहले अखिलेश यादव का बयान आ रहा है, क्या बात है। ये तो जब अभी एफआईआर दर्ज हुई, जब उन लोगों की छानबीन हुई, तब पता लगा कि जितने सपाई थे वहाँ घुसे थे, यही चोरी करने वाले हैं, यही बताने वाले हैं, यही
ट्रस्ट को, ट्रस्टियों को, राम मंदिर को बदनाम करने वाले हैं। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि किसी प्रकार का कोई दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वह जो भी दोषी होगा। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है और भरोसा है कि एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। सारे दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगी और त्वरित कार्रवाई होगी। मैं तो यह सरकार से मांग करूंगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला करके इन दोषियों के ऊपर त्वरित कार्रवाई करके सजा देना। शासन प्रशासन मुस्तैद है, कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि जो भी आरोपी है उसकी निष्पक्षता से जांच हो और जो आरोप लगे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब FIR हो गया तो जांच इसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो भी वहाँ पे राम मंदिर पे अनियमितता किया होगा, जिन लोगों ने चोरी किया होगा, वो कोई भी बचने वाले नहीं है। कठोर से कठोर सजा दिया जाए। और देखिए, दिल्ली में अमेजन के CEO एंडी जेसी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम से मुलाकात के बाद अमेजन के CEO एंडी जेसी भारत में बड़ा निवेश का ऐलान किया है। कंपनी अगले 5 वर्षों में $48 अरब यानी कि करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अमेजन का कहना है कि इस निवेश से रोजगार, AI, क्लाउड और ई-कॉमर्स सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। जेसी के मुताबिक 2030 तक हमारी योजना 38 लाख नौकरियां उपलब्ध कराने, $80 अरब के ई-कॉमर्स निर्यात को सक्षम बनाने और 1.5 करोड़ छोटे व्यवसायों तथा 40 लाख सरकारी स्कूल छात्रों तक AI के लाभ पहुंचाने की है। उधर केंद्र सरकार ने होटल, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। कॉमर्शियल LPG की आपूर्ति पर लगाए गए सभी इलेक्ट्रल प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान लागू अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेते हुए कॉमर्शियल LPG सप्लाई को बहाल कर दिया गया है। संकट पूर्व स्तर पर बहाल कर दिया गया है। साथ ही बल्क LPG की आपूर्ति भी आंशिक रूप से बहाल कर दी गई है, जो अब पूर्व खपत के 50% तक उपलब्ध होगी। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतों को प्रभावित किए बिना उद्योगों को राहत देने का फैसला किया है। और बिहार का मौसम अपडेट आपको दे दें। आपदा प्रबंधन विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ठनका, तेज हवा और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सुबह 9:15 तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। अरवल, औरंगाबाद, गया के लिए अलर्ट जारी किया गया है। जमुई, जहानाबाद के लिए भी अलर्ट है। इसके साथ साथ नवादा, नालंदा, पटना के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा में भी अलर्ट है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से 10 जून से नदियों और नदी घाटों से बालू के उठाव पर रोक है, लेकिन चाईबासा में बालू माफिया के सामने इस आदेश की कोई अहमियत नहीं दिखती। तांतनगर अंचल में खरकई नदी के कई घाटों पर बालू माफिया बेखौफ दिख रहा है। तांतनगर प्रखंड क्षेत्र के संगम, इलीगार्ड, दिस्मा, चिट्टी मिट्टी और डोगरोबास सासे समेत अन्य नदी घाट में अवैध बालू उत्खनन का कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। कई ट्रैक्टरों में बालू की दिन दहाड़े लोडिंग करते लोग दिख रहे हैं। डीसी की ओर से बालू उठाव पर रोक के निर्देश दिए हैं। इसके बाद भी अवैध खनन, भंडारण और परिवहन जारी रहने से खनन विभाग, अंचल कार्यालय और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। किशनगंज में बालू माफिया का दुस्साहस इस कदर बढ़ गया है कि उन्हें पुलिस का भी खौफ नहीं है। पुलिस ने जब अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई की तो कुछ असामाजिक तत्व पुलिस से उलझ गए और नोकझोंक के बाद न सिर्फ जब्त ट्रैक्टर को छुड़ा लिया बल्कि पुलिस का मोबाइल भी छीन लिया और जबरन ट्रैक्टर लेकर चलते बने। बेबस पुलिस देखती रह गई। घटना पोठिया थाना क्षेत्र की है। चिचुआबारी गांव में पुलिस अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी, लेकिन वहां बालू माफिया और उनके समर्थक पुलिस पर भारी पड़े। बाद में इस घटना को लेकर पोठिया थाने में 2 नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें 15 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। और अगली खबर बक्सर से है, जहां मुहर्रम को लेकर बक्सर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। डीएम और एसपी लगातार भारी संख्या में पुलिस बल के साथ गश्ती कर रहे हैं। डीएम ने कहा है कि पर्व के दौरान अशांति फैलाने वालों की खैर नहीं है। शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जिले में पेट्रोलिंग और सादे लिबास में भी पुलिस बल की तैनाती की गई है। जगहों पर
हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में पुलिस का फोर्स और मजिस्ट्रेट दे रखे हैं। इसी के साथ साथ लगातार थाना अध्यक्ष और हमारे सभी गश्ती दल भी जो हैं वो कार्यरत रहेंगे, गश्ती करते रहेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पर इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हो। मुहर्रम पर्व को लेकर बक्सर जिला प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद है। बक्सर जिले में पारा मिलिट्री फोर्स और बक्सर जिला पुलिस फोर्स के जो जवान हैं उनको चप्पे चप्पे पर लगाया गया है। बक्सर डीएम साहिला और बक्सर एसपी शुभम आर्य खुद पूरे बक्सर जिले में शांति व्यवस्था को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरी पुलिस फोर्स के साथ पूरे शहरी क्षेत्र में निकला गया है। डीएम और एसपी ने साफ तौर पर कहा है कि लोग मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। अगर किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना कोई करने की हिमाकत करता है तो उनके साथ जो पुलिस प्रशासन है वो काफ़ी सख्ती से निपटेगी। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 2 दिन के संभावित दौरे पर मुंगेर आने वाले हैं। 27 और 28 जून को सीएम मुंगेर आ सकते हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए डीएम और एसपी ने टेटिया बंबर प्रखंड के विभिन्न कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिले में प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई है। डीएम और एसपी ने टेटिया बंबर प्रखंड अंतर्गत प्रस्तावित कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया। और अगली खबर गिरिडीह से है। गिरिडीह से एक परिवार की बेबसी की कहानी सामने आई है। रोजगार की तलाश में विदेश गए एक युवक की गिरफ्तारी के बाद उसका परिवार पिछले 1 महीने से चिंता और इंतजार में है। अबू धाबी की जेल में बंद हुलास महतो की रिहाई नहीं होने से परिजन परेशान हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जानकारी के अनुसार हुलास महतो 11 मार्च 2026 को एनसीसी कंपनी में काम करते हुए दुबई गए थे। 28 मई 2026 को दुबई पुलिस ने उन्हें बगोदर थाना क्षेत्र के बंदपुरा निवासी बलदेव सिंह और एक तमिल युवक के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 11 जून को बलदेव सिंह और तमिल युवक को रिहा कर मुंबई भेज दिया गया, जहां से वे अपने अपने घर सुरक्षित लौट आए। हालांकि हुलास महतो अब भी जेल में बंद है। कुछ कानून नहीं आ रहा है और महाजन भी हिंदे से अलग हो, महाजन बहुत भैल हो। हमारे घर में महाजन भी घूर रहे थे, हम अपने के कैसे की कर और हमारे आदमी जब ऐसा हो गया कर ले थी तो निकाले की कोशिश करे। वह हम सरकार से निवेदन कहे चाहे कि जल्द से जल्द कानून कार्रवाई करे और हमारे आदमी के घर भेज दे और निकाल के। खबर गुमला से, जहां सरकार की योजनाओं और विकास के दावों के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो व्यवस्था पर सवाल भी उठाती है और ग्रामीणों के जज्बे को सलाम करने पर भी मजबूर करती है। मामला पालकोट प्रखंड का सिजांग गांव है, जहां सालों तक सड़क की मांग पूरी नहीं हुई तो गांव वालों ने किसी का इंतजार नहीं किया, बल्कि चंदा जुटाया, श्रमदान किया और खुद ही सड़क को चलने लायक बना दिया। हमें के बरसात में तो बहुत ज्यादा चले हमें अपन से सहयोग करके और सब मिल के रोड बना थी, श्रमदान के बना थी, हमारे गांव से सहयोग राशि ले के बना थी। हमारे के सीजान से पालकोट आना जाना बहुत दिक्कत है। चले हमारे के आप सहयोग राशि के तरह के हमारे रोड के बना थी। बरसात में हमारे बहुत दिक्कत है, दुख तकलीफ हो गल, कोई बीमारी हो गल, हमारे के आना जाना करे के लिए बहुत दिक्कत है। सीजांग से पालकोट जाए सर यह है कि मेन रास्ता और बरसात में आगे जाए के लिए बहुत दिक्कत है। दिक्कत से सब गाँव मिल के श्रमदान करके। और इसी के साथ